आज पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान पृथ्वी हमारा आवास कक्षा 6 भूगोल पाठ्यक्रम एनसीईआरटी। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब पाठ 7 में जा रहा है, अध्याय 7 में हमारा देश भारत। तो चलिए भारत के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, अपने देश के बारे में। तो भारत एक बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। यह उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों में घिरा हुआ तथा पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर। यह प्रायद्वीप के तटों से लहराते हैं। मतलब प्रायद्वीप क्या होते हैं? मतलब तीन ओर से समुद्र से लगे हुए हैं प्रायद्वीप, और एक और जमीन से घिरा हुआ है, जैसे आपका उससे हो गया चीन से जुड़ा हुआ। कैसे? अब ये देखिएगा, यहाँ पास ये आपका हो गया यहाँ पास अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, और यहाँ पास उत्तर में क्या होगा? हिमालय। तो आगे आप पढ़ते हैं भारत का क्षेत्रफल। अब यहाँ भारत का क्षेत्रफल लिखा 32.8, मतलब 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है आपका? 3,200 किलोमीटर। उत्तर से क्या बोला है आपका? उत्तर से दक्षिण, या पे इस तरफ 3,200 किलोमीटर। तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ के तक विस्तार इसका, मतलब आपके यहाँ से ये आपका पूर्व से इस तरफ कितना किलोमीटर है आपका? 2,900 किलोमीटर है। ऊंचे पर्वत तथा भारतीय संलग्न मरुस्थल मैदान, उत्तरी मैदान, असम पठारी क्षेत्रों में, तटीय भागों में प्रदीपी स्थल रूपों में भिन्नता दर्शाते, मतलब भारत में विविधता है। चाहे आप किसी क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे भाषा की, पहनावे की, है ना, वहाँ की जलवायु, वहाँ के तरीका, बोलने का तरीका, और वहाँ की मिट्टी में भी। तो मतलब भारत विविधताओं वाला देश है ऐसे, क्योंकि अब देखिए जलवायु है, पहनावा भी जलवायु, भोजन भी विविधता पाई जाएगी आपकी। विविधता में होते कि विविधता में एकता भी है। अब देखिए यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत, पठार, मरुस्थल, मरुस्थल जैसे आपके राजस्थान में हो गया। उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, असमान पठार, जो पठार होते हैं, पर्वत पठार। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ये आपका मान लीजिए ये आपका पर्वत हो गया, ये पठार, और ये मैदान उसकी निचली सतह। मतलब मैदान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास कर, तो एक जैसे तो है नहीं है पृथ्वी पे, सब अलग अलग। कहीं ऊंचे पर्वत मिल जाएंगे, कहीं पठार मिल जाएंगे, कहीं आपके मैदान मिल जाए। मैदान में ज़्यादा संख्या निवास करती है जनसंख्या। क्यों? क्योंकि पास खेती करेंगे, समतल रहेगी ज़मीन। चलिए आगे पढ़ते हैं। मरुस्थल के तटीय भागों में स्थलों में भिन्नता दर्शाते हुए जलवायु, वनस्पति। अब जहाँ की जलवायु वहाँ पे वनस्पति, जीव जंतु भी अलग अलग प्रकार के रहेंगे। जैसे राजस्थान में ले लीजिए, आपको ऊँट मिलेगा, और ये आप यहाँ चले जाइए हिमालय में मेरिनो भेड़ मिलेगी। मतलब वहाँ के पेड़ पौधे और जीव जंतु में विविधता पाई जाएगी, क्योंकि उस तरह का रूपांतरण पाया जाएगा। जहाँ की जलवायु वनस्पति भिन्नता होती, भिन्नता से हम एकता को पाते हैं। विभिन्नता में भी एकता, मतलब देखो सब अपने यहाँ इंडिया में, भारत में सब अलग अलग कास्ट के हैं, अलग अलग जीव जंतु। लेकिन जब भारत की बात आती है, जैसे आप क्रिकेट खिलाड़ी को ले लीजिए, अलग अलग राज्यों से है जुड़े हुए हैं, लेकिन जब भारत के बाद खेल होता है तो भारत की तरफ से जाते हैं खेलने, है ना। तो मतलब क्या है, विविधताओं के बावजूद जब भारत की एकता और अखंडता की बात हो तो सभी सम्मिलित हो जाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं स्थिति। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भागों से कर्क रेखा। अब पूछा जाए तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत मुक्त भूमि विस्तार 8.4 उत्तर तथा दक्षिण में उत्तर 37.6 उत्तर में अक्षांशों के बाद भारत के मुख्य भूमि से
37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच से पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68.7 पूर्व तथा 97.25 पूर्व देशांतरों के बीच लगभग विश्व के पूर्वी पश्चिम गोलार्ध में बांटते हुए भारत की स्थिति गोलार्ध में स्थित है। यह बहुत बड़े पैमाने पर देशांतरी विस्तार, देशांतर मतलब देशों के अंतर करने के लिए खींची गई रेखा क्या कह रहे हैं, देशांतर रेखा। इसमें विस्तार लगभग 29 के कारण के छोर की ओर स्थायी समय पर अधिक अंतर होता है। इसी तरह दूरी दो स्थानों के बीच के समय, अब इनकी जितनी दूरी होती है उतने समय भी अंतर पाया जाएगा। बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वह पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता, सबका मानक समय अलग अलग। जैसे हमारा मानक समय है 5.5 डिग्री, ये 5.5। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 तथा कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय है? देखिए कितने हैं। अब यहाँ देखते हैं हम कितने घंटे का होगा। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि प्रत्येक देशांतर के स्थानीय समय 4 मिनट का अंतर होता है। देशांतर में कितने मिनट का अंतर होता है? 4 का। यह पश्चिम से गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले हो जाता है। सूर्योदय 2 घंटे पहले कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अब जैसे जैसे घूमता जाएगा, रोटेट होते जब पृथ्वी घूर्णन होता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पर सिर्फ किरणें पड़ती जाएंगी। और 82 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थानीय समय भारत का मानक समय क्यों माना गया? इसका यमनोत्तर का पाठ करें। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? 7 देशों का स्थलीय सीमाएं इस सीमा से जुड़ी हुई हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी है? 7, जैसे म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, है ना, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है छोटा, ये पाकिस्तान के कब्जे पर। फिर आगे ये देखिए राजनीतिक कर्क रेखा देखिए 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें से कौन से देश जिनकी सीमा समुद्र से नहीं जुड़ती? अब समुद्र से कौन सी नहीं जुड़ती? अब देखिए मालदीव और श्रीलंका, ये देखिए ये श्रीलंका और मालदीव यहाँ पास है। तो मतलब क्या, इन समुद्री सीमा मतलब स्थलीय सीमा नहीं लगती, ये द्वीपीय देश कहलाएंगे। ठीक है। अब राजनीतिक प्रशासनिक में कितने भाग बांटा गया है ये देख लेते। भारत एक विशाल देश है जो प्रशासनिक रूप से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ केवल नियम जो कानून केंद्र सरकार के चलेंगे केंद्र शासित प्रदेश में। अब राज्य के चलेंगे और केंद्र दोनों के सम्मिलित चलेंगे, क्योंकि भारत संघ का है। में बटा हुआ दिल्ली भारत की राजधानी। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ। जब यहाँ भाषाओं के आधार पर नाम किया गया। भारत का भौतिक विभाजन क्या है? भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हो, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, जैसे मैंने आपको बताया। तट एवं द्वीपीय समूह होते हैं। द्वीपीय समूह क्या? समुद्र के किनारे जो द्वीप समूह होते हैं छोटे छोटे, जैसे मालदीव हो गया, जैसे देखिए लक्षद्वीप हो गया, है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गए, ये होते हैं आपके द्वीपीय समूह। अब यहाँ पास हिमालय के शास्त्रीय कारक हिमधन आलय। हिम माने होता है आपका बर्फ, आलय माने घर, हिम का घर। जहाँ भी आलय आए तो आप समझ जाना कि आलय माने क्या हो, तो घर। हिमालय जैसे विद्यालय, विद्या का घर, है ना, हिम का आलय। हिमालय मतलब क्या होता है? बर्फ का घर। हिमालय पर्वत के 3 ओर से समांतर श्रृंखलाओं से बटा हुआ है। सबसे उत्तर श्रृंखला में बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है जो मध्य हिमालय तथा हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत ही लोकप्रिय पहाड़ी यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ियों के समूह के नाम, जिसे हम शिवलिंग, सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय दक्षिण भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट, समतल मतलब एकदम बराबर लेवल में रहेगा ना। सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेप, जैसे मैदान में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियाँ। अब देखिए ये आपकी नदियाँ हैं।
ये पर्वतों से पहाड़ों से जा निकलेगी, अब जलोढ़ लाकर एक मैदान जमाव कर देंगी। इन स्थित पहाड़ियों के स्थानों के नाम से एक शिवालिंग कहते हैं दक्षिण श्रृंखला। हिमालय के दक्षिण में भारत के उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल तो सपाट है, ये पढ़ा चुके अभी। नदियों के मैदान कृषि के लिए उपजाऊ, क्योंकि वे पर्वतों से जो मिट्टी लाएंगे काट तो ये उपजाऊपन रहेगी, ऐसे ह्यूमस की मात्रा भी रहेगी। जलोढ़ होती है जो मैदान में कृषि उपजाऊ प्रदान करते हैं, और यही कारण है कि इस मैदान जनसंख्या, भाई जहाँ मिट्टी उपजाऊपन रहेगी जनसंख्या, तो वहाँ कृषि हो गया, वहाँ जनसंख्या निवास करेंगे। भारत के पश्चिम में भारतीय मरुस्थल का, अब मरुस्थल पश्चिम में देख लीजिए, जैसे राजस्थान हो गया, वहाँ जनसंख्या कम निवास करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि वहाँ पास केवल रेगिस्तान, रेत ही रेत है, जो कि वहाँ पर अभी डीजल पेट्रोल या अन्य खनिज संसाधन तो है नहीं। अगर जो खनिज संसाधन होते तो निवास करते, क्योंकि उसके द्वारा इनकम होती या रुपये पैसा आता। भारत में पश्चिम महारुस्थल है यह शुष्क मतलब हवा में पानी की मात्रा नहीं, ना के बराबर या नहीं होती। शुष्क गर्म तथा रेतीली स्थल है। यहाँ वनस्पतियाँ बहुत कम मात्रा में पाई, यहाँ वनस्पतियाँ वो पाई जाएंगी जो कम पानी पर जी सकती हैं, जैसे नागफनी हो गया, बबूल हो गए, खजूर हो गए, ये वाली जमीन। और वो पत्तियाँ किसका रूपांतरित कर, अपने पत्तियाँ जो है ना किसमें रूपांतरित कर लेती है? कांटों में, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन कम होता है, तो वो आसानी से, अब ऊपर किसकी परत चढ़ी होती है? मोम की परत हो, जिसके वाष्पीकरण कम होता है। उत्तरी मैदानों या प्रदीपी पठार है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, यह काफ़ी ऊंचा नीचा है, और इसी क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ श्रृंखला मतलब एक के बाद एक जुड़ी हुई घाटियाँ स्थित है। इनके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी, अब यहाँ ध्यान रखना, विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला में कौन सा आएगा? अरावली। विंध्य एवं सतपुड़ा महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं, इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तापी नदियाँ बहती हैं, और ये पश्चिम की तरफ बहती हैं। कहाँ, किसकी तरफ बहते हैं? नर्मदा और तापी, ये पश्चिम की तरफ बहती हैं। ये नदियाँ पश्चिम की तरफ बहती, अरब सागर में गिरती है, और ये पठार पश्चिम से पश्चिम घाट के सह्याद्री के पूर्वी तथा पूर्वी घाट में स्थित बीच बीच टूटा हुआ है, जो असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला, लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पश्चिम घाट में पश्चिमी तथा पूर्वी पट में तटीय मैदान स्थित है, जो पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी सकरे होते हैं, सकरे होते जाएंगे भाई तटीय मैदान, अब क्योंकि आपस में जुड़ते जाएंगे। अब यहाँ रह गया जलोढ़ निक्षेप। ये नदियों द्वारा लाई गई बहुत ही महीन मिट्टी के द्वारा यह नदी बेसिन निक्षेपित कर दी जाती है, इसे क्या बोलेंगे? जलोढ़। आगे सहायक नदियाँ, एक नदी या सरिता जो एक मुख्य नदी से किसी तरफ से आकर मिलती है, और यह नदी जल के मुख्य नदी से विसर्जित कर, मतलब मिल जाती है, तो सहायक नदियाँ मतलब कैसे? जैसे मान लीजिए ये एक नदी जा रही है, ये एक नदी जा रही है, अब इसमें का पानी की मात्रा कम है, अब यहाँ से एक और नदी आ गई, इसमें भी पानी की मात्रा है, तो ये मिल गई, तो इसकी क्या होगी? सहायक नदियाँ हो गई, सहायक नदी, ठीक है ना, ये मिलती विलीन हो जाएगी, ऐसे ये बढ़ती जाएंगी। क्या आप जानते हैं गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, और ये डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा, जैसे हम भारत का नक्शा बनाएं यहाँ पास, तो यहाँ से नदियाँ जो लाएंगी यहाँ पर डेल्टा बनाएगी, यहाँ पर बांग्लादेश, यहाँ पश्चिम बंगाल, यहाँ डेल्टा बनाए, और यहाँ सुंदरी वन पाए, दलदली क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ सुंदरी वन पाए जाएंगी, ठीक। तो वही बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पास देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र, यहाँ से ब्रह्मपुत्र, यहाँ से गंगा, ये दोनों जब मिल जाएंगी तो यहाँ जलोढ़ मिट्टी के बाद दलदली क्षेत्र का निर्माण कर लेंगी, और यहाँ पास आपका क्या बनाएंगे? सुंदरी वन डेल्टा बनाएंगी, जो मुहाने पर बनता, जहाँ नदियों का प्रवेश कहा जाता है। इस जगह पर नदियों का मुहाना स्थित, मुहाना नदियों का मुख, नदी का मुख अब यहाँ से अब समाप्त हो जाएंगे, अब ये समुद्र में विलीन हो जाएंगे। आगे और कुछ सीखते हैं। बहुत सी लड़कियों ने नदियों के नाम पर यमुना, मंदाकिनी, कावेरी के नाम आसपास किसी लड़कियों के आप जानते, मतलब ये नाम की बात क्या है, कुछ नहीं। आगे अपेक्षाकृत चौड़े होते, ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी पर गिरती हैं। ये कहाँ पर गिरती नदियाँ? बंगाल की खाड़ी पर, ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी पर, ना कि अरब सागर पर। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर सुंदरबन का, जैसे मैंने अभी बताया, सुंदरबन का सुंदरी वृक्ष भी पाए जाते हैं यहाँ पर।
अब आगे, क्या आप जानते हैं प्रवाल क्या? छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल, जिसे आप पॉलिस कहते हैं, कहा जाता है। जब ये जीवित पॉलिप मरते हुए हैं तब उनका कंकाल बच जाता है और इन पॉलिप में वृद्धि से ठोस कंकाल का ऊपर होती है, जो कि बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं और इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण हो जाता है। जैसे 2.4 में आपको दिखाई, ये आपका प्रवाल दिखाया गया है। छोटे छोटे मतलब जीव जंतु जितने मरेंगे उस धीरे धीरे वो क्या जमते जाएंगे और एक चट्टान जैसे हल्की संरचना बना लेंगे या वैर, तो वो क्या हो जाएगी? द्वीप कहलाएंगे। ऐसे प्रवाल द्वीपों का निर्माण। द्वीप क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। द्वीप होते हैं, जैसे मान लीजिए पूरा समुद्र है और समुद्र में चारों ओर से ये क्या, ये द्वीप हो गया। अब प्रायद्वीप में क्या, बहुत बड़े देश एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन द्वीप में क्या, जैसे आपका ये मान लीजिए भारत है, भारत के यहाँ पास आपका श्रीलंका हो गया, यहाँ आपका मालदीव हो गया, ये क्या द्वीप है, चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई है। उपजाऊ, अब यहाँ पास क्या बोला, मुहाने पर उपजाऊ का निर्माण करते हैं और बंगाल खाड़ी और गंगा के ब्रह्मपुत्र नदी को मोहन सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। आगे क्या, सुनामी। एक बार एक सवेरे पड़ी मनुष्य पर जलजली की काली छाया, सुनामी दनावी की अपना प्रयत्नकारी कहकर ढाया। मतलब एक कविता के बारे में, इसके बारे में बताया गया। अब सुनामी से क्या, विनाश के विकराल आकार, चारों ओर मचा हाहाकार। मतलब सुनामी से विभिन्न प्रकार की क्षति होती है। इसमें मानव जनहानि, हजारों का प्रशिक्षण, मतलब बहुत सारा नुकसान हो जाता है, जिसमें मानव संसाधन का भी बहुत ही नुकसान होता है। ये आपका सुनामी के चित्र दिया गया है आपका। अब भारत में 2 द्वीपी है, लक्षद्वीप समूह और अरब सागर में स्थित है, जो केरल के तट पर दूर स्थित है। यह प्रवाल द्वीप है। प्रवाल अभी जैसे मैंने बताया। अंडमान निकोबार द्वीप भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप वर्ष 2004 में सुनामी के प्रभावित हुए? समाचार पत्रों में लोगों को बातचीत करिए, जानकारी एकत्रित कीजिए। सुनामी तटी में टकराई थी। इस प्रकार लोग अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। सुनामी विशाल सागरीय तरंग होती है, जो समुद्र तल में भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। भूकंप के कारण अब पानी का ऊपर नीचे होने की सुनामी का कारण बनते हैं। इसी तरह वीडियो देखकर प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।